पहली बार दिव्या अकेले चाचा जी के घर मुंबई के लिए निकली थी। देर रात 2 बजे दिव्या की जो ट्रेन थी मुंबई स्टेशन पर पहुंच गई। दिव्या जो थी, जैसी ट्रेन से उतरती है उसकी नज़र जो थी ना सीधा रेलवे स्टेशन पर एक कोने में एक आदमी बैठा था उस पर चली गई, जिसने मई जून की गर्मी में भी कंबल ओढ़ा हुआ था, काले रंग का कंबल। उसे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी, भला इतनी गर्मी में भी ये आदमी इस तरीके से कंबल ओढ़कर बैठा है। फिर दिव्या ने सोचा चलो मुझे क्या करना है, छोड़ो ये सब। वहीं दिव्या जो थी वो मुंबई शहर को अच्छे से नहीं जानती थी, तो ऐसा करके वो अपने उस वक्त चाचा जी को फ़ोन करती है और उन्हें बता देती है कि चाचा जी मैं जो हूँ मुंबई रेलवे स्टेशन पर आ गई हूँ, तो आप जो है मुझे लेने के लिए आ जाइए। उस वक्त जो था रात के 12 बजे हुए थे, तो चाचा जी भी कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम मेरा कुछ देर इंतज़ार करो, मैं जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर दिव्या जो थी वो भी कहती है कि ठीक है चाचा जी, आप आ जाइए, मैं यहीं रेलवे स्टेशन पर आपका इंतज़ार कर लेती हूँ। तो फिर फ़ोन वोन रख कर दिव्या जो थी वो एक बेंच पड़ा हुआ था तो उस पर जाकर बैठ जाती है। उसके पास एक बैग था और बैग में उसका कुछ खाने का सामान था, तो वो उसको लेकर निकाल कर खाने बैठ जाती है। उसको भूख लग रही थी तो थोड़ा बहुत कुछ खाया था, तो फिर उसके बाद उसका पेट भरने के बाद वो देखती है कि जो उसकी माँ ने उसके लिए पराठे रखे थे वो काफ़ी सारे थे। ऐसा करके वो 2 खाती है और 2-4 और बाकी बचे थे, तो उसे लगता है कि ये तो ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा करके दिव्या को यहाँ पर ख्याल आता है कि वो जो रेलवे स्टेशन पर आदमी कंबल ओढ़कर शॉल ओढ़कर बैठा है, क्यों नहीं उसको ये दे दिए जाएं। तो वो जो बचे हुए पराठे थे वो उस आदमी को देने के लिए जाती है। ये जो रेलवे स्टेशन था यहाँ पर उस आदमी के अलावा और दिव्या के अलावा और कोई नहीं था, एकदम सुनसान पड़ा था, सब कुछ शांत एकदम। तो जब दिव्या उस आदमी की ओर चलकर जा रही थी तो जो उसके सैंडल की जो आवाज़ थी वो काफ़ी तेज़ी से निकल रही थी। तो वहीं जब जो दिव्या थी उस आदमी के पास जाती है और उसे वो पराठे देने की कोशिश करती है, कहती है कि बाबा आप ये खा लीजिए। तो वो जो आदमी था वो उसकी ओर नहीं देखता, वो नीचे की ओर देख रहा था कहीं। तो एकदम से अपना हाथ शॉल से बाहर निकालता है और दिव्या के जो हाथ में पराठे थे, जो कि एक न्यूज़पेपर में फॉइल वगैरह में या तो रैप थी, तो वो उसको ले लेता है। तो जब वो ले रहा था तो दिव्या ने देखा कि उस आदमी का जो हाथ था वो पूरा का पूरा जला हुआ था। उसे वो चीज़ काफ़ी अजीब लगी, तो देखकर वो कहती है कि अरे बाबा, आपका तो हाथ जला हुआ है पूरा का पूरा, क्या हुआ, ये कैसे जल गया। तो वो जो आदमी था वो एकदम से ही चेहरा ऊपर करता है और दिव्या की ओर देखता है। उस आदमी की आंखों में कुछ अजीब सा एहसास था, बड़ी भयानक सी उसकी आंखें थी, जिसे देख दिव्या थोड़ा डर सी गई। फिर उसके बाद दिव्या ने जो पराठे दिए थे उस आदमी को, वो उन्हें लेकर बड़ी अजीब वहशी तरीके से खाने लगा। कुछ खाया, कुछ इधर उधर गिराया, जिसे देख दिव्या जो थी उसे अजीब सा लगा कि ये जो आदमी है वो किस तरीके से मतलब खाना खा रहा है। फिर उसे लगा कि हो सकता है काफ़ी दिनों से इन्होंने ना खाया हो, जिसकी वजह से भूख की वजह से ये इस तरीके से कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ को फॉरगिव कर देती है कि चलो छोड़ो, और वो जाने लगती है कि तभी
पीछे से आवाज़ आती है। वो आवाज़ थी कि कहाँ जा रही है, मुझे और भूख लगी है, मुझे कुछ और भी खाने को चाहिए। ये आवाज़ जो थी ऐसी थी एकदम भयानक सी। दिव्या जो थी पलट कर देखती है तो देखती है कि वो जो बूढ़ा बाबा था आदमी, वो खड़ा था और एकदम उसके पीछे ही। उसका चेहरा बड़ा ही डरावना सा। दिव्या एकदम से डर कर थोड़ा पीछे हटती है। वो आदमी फिर से कहता है, कहाँ जा रही है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ और भी खाने को चाहिए, जल्दी से मुझे खाना दे, नहीं तो मैं आज तुझे ही खा जाऊँगा। इतना था कि दिव्या एकदम से डर जाती है कि ये बूढ़ा बाबा कैसी अजीब सी डरावनी बातें कर रहा है। दिव्या ने सोचा कि कहीं ये भूख से पागल तो नहीं हो गया है जो ऐसी अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो दिव्या जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने पीछे से उसका जो हाथ है सीधा वो पकड़ लिया हो, वो बड़ी ही कसकर। दिव्या मुड़ी तो देखा वो बूढ़ा बाबा, वो आदमी, उसने ही उसका हाथ पकड़ लिया था। दिव्या जो थी बहुत ज़्यादा डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। खुद का हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी की जो पकड़ थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से दिव्या खुद का हाथ उससे छुड़वा नहीं पा रही थी। दिव्या रोते हुए कहती है उस आदमी से, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, मेरे पास कुछ और खाने को नहीं है। तो वो आदमी कहता है, तूने मेरी भूख को जगाया है, अब तुझे ही इसे शांत करना होगा, तेरे पास कुछ और नहीं है तो आज मैं तुझे ही खाऊंगा। तो दिव्या जो थी चीखने चिल्लाने लगती है, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो उस वक्त। तभी उस दौरान एक आवाज़ दिव्या के कान में पड़ी। उसने ध्यान से सुना तो वो उसके चाचा जी की आवाज़ थी। फिर दिव्या जैसे ही उस आवाज़ की ओर पलट कर देखती है तो उसने देखा कि उसके चाचा जी उसे लेने आ गए थे। चाचा जी जो थे वो दिव्या के पास आते हैं और कहते हैं, चलो दिव्या। तो तभी दिव्या कहती है, लेकिन ये आदमी। तो चाचा जी कहते हैं, अरे कौन सा आदमी? तो दिव्या पलट कर देखती है, वो जो बूढ़ा बाबा आदमी था वो अब वहाँ नहीं था। तो चाचा जी बोलते हैं, अरे बेटा तुम किस आदमी की बात कर रही हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो दिव्या जो थी वो अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही थी कि अब वो आदमी कहीं गायब हो गया था। तभी दिव्या उसी वक्त अपने चाचा जी को बताती है कि अभी अभी एक आदमी मैंने देखा था, मैंने उसे खाना दिया तो वो उसे खाने के बाद मेरे पीछे पड़ गया कि उसे और खाने को चाहिए, और अगर मैंने उसे कुछ और नहीं दिया तो वो मुझे ही खा जाएगा। तो इस पर चाचा जी कहते हैं कि हाँ बेटा, मैंने सुना है कि इस रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही एक गरीब बूढ़े भिखारी की आत्मा भटकती है, और अगर कोई उसे कुछ खाने को देता है तो वो जैसे कि तुम बता रही हो उसी तरीके से लोगों के पीछे पड़ जाती है। तो यहाँ पर चाचा जी जो थे वो कहते हैं कि बेटा रात के 12 बज रहे हैं, अब यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए जल्द से जल्द। इतना था कि तभी उन्होंने देखा वो जो बूढ़ा शख्स था वो फिर से दिव्या को नज़र आने लगा, और इस बार चाचा जी को भी दिख रहा था। तो दिव्या काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। उसके चाचा जी कहते हैं कि बेटा इससे पहले कि ये हमारे साथ कुछ भी गलत करे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो जा ही रहे थे कि वो जो बूढ़ा था या कहें भूत, वो एकदम से हवा में उड़ते हुए सीधा उनके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए। तो इसके बाद जो था चाचा जी कहते हैं कि हमें इससे बचने के लिए एक काम करना चाहिए। फिर चाचा जी जो थे वो
हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, जिसके बाद वो जो आत्मा थी वो धीरे धीरे उनसे दूर होने लगी और इसी तरीके से अचानक से गायब हो गई, जिसके चलते दिव्या और उसके चाचा जी को उस रेलवे स्टेशन से भागने का मौका मिल गया। और फिर चाचा जी दिव्या को घर लेकर पहुँचे। वहाँ पर दिव्या ने चाचा जी के बाकी परिवार को भी अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। तो जो उसकी चाची जी थी उन्होंने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, यहाँ से जाते वक्त मैं तुम्हें ऐसा इंतज़ाम करके भेजूँगी कि वो आत्मा फिर तुम्हें जाते वक्त परेशान नहीं करेगी। तो फिर अगले ही दिन जो चाची जी थी वो अपने एक जान पहचान वाले तांत्रिक बाबा से दिव्या को मिलवाती हैं। तो दिव्या जो थी वो उन तांत्रिक बाबा को सब बताती है। तो तांत्रिक बाबा कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, वो जो भी आत्मा है अब तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगी। तो ऐसा करके वो दिव्या को एक धागा देते हैं, जिस धागे को दिव्या अपने राइट हैंड में बांध लेती है। फिर जितने दिन दिव्या अपने चाचा जी के घर पर रहती है वो काफ़ी खुश थी। हाँ, लेकिन बीच बीच में उसे उस चीज़ का, उस भूत का एहसास कई बार हुआ तो वो थोड़ा डर जाती थी। फिर उसके बाद जिस रोज़ उसे वहाँ से जाना था वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। तो चाची जी और चाचा जी दोनों उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए थे। तो वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी ये तो दिन का वक्त है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो दिव्या जो थी जाकर अपनी ट्रेन में बैठ गई। तब तक चाचा और चाची जी वहीं पर खड़े हुए थे जब तक कि ट्रेन नहीं निकलती। फिर जब ट्रेन शुरू हुई और उस रेलवे स्टेशन से काफ़ी हद तक दूर जाने के बाद दिव्या को काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस हुआ। और फिर उसके बाद जब वो अपने घर पहुंच गई तो वो अपनी फैमिली को भी इस बारे में बताती है। तो उस दिव्या की माँ काफ़ी ज़्यादा उसके लिए चिंतित हो जाती हैं। तो दिव्या कहती है कि अब चिंता वाली कोई बात नहीं है, अब तो मैं वहाँ से लौट आई हूँ और मेरे पास ये सुरक्षा कवच भी है, जिसकी वजह से वो चीज़ मुझे दोबारा कभी परेशान नहीं करेगी अगर मैं वापस से वहाँ जाती हूँ तो भी। समुद्र में घटी एक डरावनी घटना जो कि बहुत ही रहस्यमयी और अजीबोगरीब थी। उस रात वो शिप समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाला हुआ था कि तभी मछुआरों को लगता है कि जाल में जो है कुछ फंसा है। तो सभी मछुआरे मिलकर उस जाल को ऊपर खींच लेते हैं शिप के ऊपर। तो वो देखते हैं कि ये जाल के अंदर अजीब सी चीज़ क्या है। रात का समय था तो जो कुछ था वो थोड़ा धुंधला ही था दिख रहा। वहीं शिप का जो कैप्टन था, कैप्टन कोल्ड स्टोरेज में मछलियाँ देख रहा था कि तभी एक मछुआरा भागते हुए उसके पास आता है और कहता है, सर जल्दी चलिए, एक मछली फंसी है, बड़ी अजीब सी मछली है। तो कैप्टन जो था उसका नाम अशोक था। तो वो मछुआरे के साथ शिप पर ऊपर पहुंचता है तो देखता है जाल में वाकई ही जो मछली फंसी थी वो बड़ी ही अजीब थी। उसको देखकर बड़ा अजीब सा एहसास आ रहा था। तो तभी उसे याद आता है कि किसी ने कहा था कि समुद्र में इस तरीके से एक बार और ऐसी घटना हुई है कि कुछ मछुआरों को एक अजीब सी मछली मिली थी। असल में वो मछली नहीं बल्कि कोई आत्मा थी। इस पर अशोक जो था
वो सभी मछुआरों से कहता है कि इस मछली को जल्दी से पानी में फेंक दो। मछुआरे जो थे वो अशोक की बात मान उस मछली को वापस समुद्र में फेंकने के लिए धक्का देने लगे, लेकिन बड़ी ही अजीब सी बात हुई। पहले जब वो मछली ऊपर खींची थी उसका वज़न कुछ और था और अब धीरे धीरे उसका वज़न पहले से बढ़ता गया। तो किसी एक मछुआरे से वो मछली धकेली नहीं जा रही थी। तो ये देख अशोक और बाकी मछुआरे भी उस मछुआरे का साथ देते हुए उस मछली को समुद्र में वापस धक्का दे देते हैं। तो अशोक जो था वो कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना मुसीबत हो सकती है। तो ऐसा कर वो अपने शिप को वहाँ से आगे की ओर लेकर चले जाते हैं। वहीं अशोक जो था 2 हफ्ते बाद जब अपने घर पहुँचा तो वो अपने परिवार को उस घटना के बारे में बताता है। तो कहता है कि अच्छा हुआ जो हमने वक्त रहते उस मछली को समुद्र में फेंक दिया, नहीं तो वो हम सबको जान से मार देती।